Hello friends, I am Sonia Singh. Welcome back to my YouTube channel Basic Concept by Sonia Singh. Today I am going to teach you about glands, ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं आदि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास। बायोलॉजी के इस पोर्शन से एसएससी में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस। क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्लैंड्स, ग्रंथियां। जंतुओं में विभिन्न शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट रासायनिक यौगिक के द्वारा भी होता है। दोस्तों, हमारी शरीर में होने वाली बहुत सी क्रियाकलाप होती हैं जिन पर कंट्रोल कौन रखता है, हमारा तंत्रिका तंत्र। लेकिन तंत्रिका तंत्र के अलावा भी कुछ रासायनिक यौगिक होते हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों पर क्या रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। और उन्हीं रासायनिक यौगिक को हम क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला। क्योंकि दोस्तों हमारे शरीर में होने वाली बहुत सी क्रियाओं को ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स पर निर्भर होते हैं। और ये हार्मोन जब ग्रंथियां निकालती हैं तो हमारे शरीर की वह क्रियाएं जो हमारे हार्मोन्स पर डिपेंड है वो उत्तेजित हो जाती है। इसलिए हार्मोन को उत्तेजित करने वाला पदार्थ कहते हैं। क्लास में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं। अंतःस्रावी तंत्र तथा इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को अंतःस्रावी विज्ञान या एंडोक्रोनोलॉजी कहते हैं। और अगर हम इसको तंत्रिका तंत्र के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि इसका तंत्रिका तंत्र से घनिष्ठ संबंध होता है, तो अब इसकी एक नई शाखा का जन्म हो रहा है जिसको क्या कहा जाता है, न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ग्लैंड्स, ग्रंथियां कितने टाइप की होती हैं। पहली होती है हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथि, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि, तीसरी मिश्रित ग्रंथि। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाह्यस्रावी ग्रंथि। दोस्तों, बाह्यस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जो वाहिनियों और नलिकाओं के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। इनका रक्त से कोई लेना देना नहीं होता, ये रक्त से टच नहीं होती, रक्त के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह नहीं करती है। इन इंग्लिश इसको क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और ये क्या प्रोड्यूस करती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम निकालती, क्या निकालती, एंजाइम। बाह्यस्रावी ग्रंथियों के कुछ एग्जाम्पल दे रखे, जैसे हमारी यकृत, श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, अशु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि। जैसे हमारी अशु ग्रंथि है, आंसू हमारे आंख से निकलते हैं, तो ये नलिकाओं के माध्यम से निकलते हैं, ना कि रक्त के माध्यम से। कभी हम रोते हैं तो क्या हमारे आंख से खून आता है, नहीं आता, आंसू आते केवल। इसीलिए बाह्यस्रावी ग्रंथियों में जो एंजाइम का प्रभाव होता है वो नलिकाओं के माध्यम से होता है, रक्त के माध्यम से नहीं होता। सेकंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है दोस्तों, ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। किनको, हार्मोन्स को। और ये ग्रंथियां जो हार्मोन्स निकालती है, और हार्मोन्स अपने लक्ष्य स्थान तक नलिकाओं के माध्यम से नहीं जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित स्राव को अंतःस्राव या हार्मोन्स कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो क्या निकालती है, हार्मोन्स निकालती है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या निकालती थी, एंजाइम्स। और ये हार्मोन्स रुधिर के साथ उन अंगों तक चले जाते हैं जहां इनका प्रभाव होना होता है। और ये किसके माध्यम से जाते हैं, रुधिर के माध्यम से। कहने का मतलब है दोस्तों कि जो ये हार्मोन्स होते हैं ये रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाए जाते हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां आती हैं हमारी, प्रूस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पीनियल काय, थाइमस ग्रंथि। इन ग्रंथियों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। एट द लास्ट हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों में ये जाना कि यह नलिकाओं के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाती है, ये अपने प्रभाव वाले स्थान पर रक्त के माध्यम से जाती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या निकालती है, हार्मोन्स निकालती है।
थर्ड है हमारी मिश्रित ग्रंथियाँ। कुछ ग्रंथि ऐसी होती है जो बाह्य स्रावी और अंतस्रावी दोनों ही प्रकार की होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम? मिश्रित ग्रंथियाँ। एग्जाम्पल है हमारा अग्नाशय, इन इंग्लिश पैनक्रियास। मतलब अग्नाशय हमारा एक ऐसा बॉडी का पार्ट है जिसमें जो बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतस्रावी ग्रंथि दोनों ही प्रकार के एंजाइम और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसे दोस्तों मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। पैनक्रियास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। हमारा अग्नाशय हार्मोन्स बनाता है जैसे इंसुलिन और ग्लूकागन, जो आपके रक्त प्रवाह में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अग्नाशय के बारे में हम जानेंगे कि हमारा अग्नाशय कौन सा हार्मोन्स बनाता है। हमारा अग्नाशय हार्मोन्स बनाता है जैसे इंसुलिन और ग्लूकागन, जो आपके रक्त प्रवाह में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जब आपका रक्त शर्करा बहुत अधिक मात्रा में निकालता है तो हमारा अग्नाशय इसे कम करने के लिए इंसुलिन बनाता है। कहने का मतलब है जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल अधिक होता है तो हम उस कंडीशन में हमारा अग्नाशय एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, और वो इसकी मात्रा को क्या कर देगा? कम कर देगा, बैलेंस कर देगा। और जब हमारे रक्त में शर्करा बहुत कम मात्रा में होता है तो हमारा अग्नाशय इसे बढ़ाने के लिए ग्लूकागन बनाता है, ताकि हमारे बॉडी में जो शुगर लेवल कम हो गया है उसको थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सके और उसको लेवल में लाया जा सके। दोस्तों ग्लैंड के 3 टाइप होते हैं, बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। तीनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब उनको डीपली पढ़ेंगे कि उन ग्रंथियों से कौन कौन से एंजाइम और कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी बाह्य स्रावी ग्रंथियों के टाइप। सबसे पहला है हमारा लार ग्रंथि। हमारी लार ग्रंथि लार बनाती है। क्या बनाती है? लार, और स्रावित करती है। और उसको क्या करती है? स्रावित करती है। लार आपको भोजन चबाने, निगलने और पचाने में मदद करता है। ये आपके उत्तक की अंदरूनी परत को चिकना और सुरक्षित रखने में मदद करता है। कौन? लार ग्रंथि। और ये क्या है? हमारी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्रंथि। आपकी लैक्रिमल ग्रंथि होती है दोस्तों, आपकी आंसू ग्रंथि होती है। कौन सी? आंसू ग्रंथि। आपकी लैक्रिमल ग्रंथि आपकी पलकों के ऊपर स्थित होती है। वह एक तरल पदार्थ बनाती है और उसे स्रावित करती है, जो हर बार आप जब अपनी पलक झपकते हैं तो आपकी आंखों में चली जाती है। यह तरल पदार्थ आपकी आंखों को नमीयुक्त रखता है। और ये जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है ये कौन सा एंजाइम निकालते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम। जैसे दोस्तों ये मैंने एक आंख बना रखी है और ये पलक वाला एरिया होता है हमारा, और यहाँ पे लैक्रोमल ग्रंथियाँ होती है जो कौन सा एंजाइम निकालते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। और जब भी हम रोते हैं तो ये क्या होता है? हमारे आंखों से आंसू निकलना चालू हो जाता है। और जो यहाँ पे आपने देखा होगा आँख के कोने की तरफ थोड़ा मांस होता है हमारा, उसको क्या बोलते हैं? पंक्टम। ये क्या करता है? हमारे आंसू को स्टोर करके रखता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा जो इंसान बहुत ज़्यादा रोता है तो उसके नाक के माध्यम से भी क्या निकलने लग जाता है? पानी निकलने लग जाता है। तो जो ये पंक्टम होता है ना, ये आंसू को स्टोर करके रखता है और उसी के माध्यम से नाक से होता हुआ ये नाक से बहने लग जाता है। नेक्स्ट है हमारी स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि दूध का उत्पादन करती है, जो दूध पोषक तत्व से क्या होता है? भरपूर होता है, और ये नवजात शिशु की विकसित हो रही प्रतिरक्षा प्रणाली की रक्षा करने में मदद करता है। नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी सेरुमिनस ग्रंथि। आपकी सेरुमिनस ग्रंथि आपके कानों में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? कानों में। और ये क्या करती है? ये कान में मेल सेरुमेन का उत्पादन करती है। किसका उत्पादन करती है? सेरुमेन का उत्पादन।
और ये कान का मेल होता है ना दोस्तों, ये आपके कानों को शारीरिक गति और संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट है हमारी ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथि आपकी छोटी आंत के पहले भाग में स्थित होती है और इसे घ्राणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घ्राणी। ये ग्रंथि बलगम का उत्पादन करती है जो आपके घ्राणी को पेट के एसिड से बचाता है और भोजन पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी वसामय ग्रंथि। ये त्वचा में पाई जाने वाली सूक्ष्म ग्रंथि है। यह सीबम नाम का एक तेलीय या मोमी पदार्थ को स्रावित करती है और यह पदार्थ त्वचा को चिकनाई देता है। वसमय ग्रंथि चेहरे और खोपड़ी पर सबसे अधिक होती है। वसमय ग्रंथि को मई बोमियन ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि सेवोसाइटस नामक कोशिका की बनी होती है। सीबम अधिक बना तो त्वचा और बाल चिपचिपे होते हैं दोस्तों हमारे। चेहरे और खोपड़ी पर इसकी संख्या अधिक होती है, लेकिन हाथों की हथेलियां और पैरों के तलवे को छोड़कर त्वचा के सभी हिस्सों पर यह ग्रंथि पाई जाती है। मेइबोमियम ग्रंथि को टर्सल ग्रंथि भी कहते हैं। मेइबोमियम जो ग्रंथि होती है दोस्तों, वो हमारे दोनों पलकों की तरफ होती है। ऊपर वाली पलकों में इसकी संख्या 25 होती है, नीचे होती है 20, और ये वसमय ग्रंथि ही होती है। और ये जर्मन डॉक्टर हेनरिक मीबोम के नाम पर इसका नाम रखा गया था, मेइबोमियम ग्रंथि। आँखों में चिकनाई को बनाए रखती है, कीचड़ का निर्माण करती है दोस्तों। हम पूरे दिन ये निकलती रहती है और फिर जैसे हम सोते हैं तो सुबह हमारी आँखों में क्या जमा रहता है? कीचड़ जमा रहता है। और ये किसकी बनी होती है? टर्सस की बनी होती है। किसकी? टर्सस की। नेक्स्ट ग्रंथि है हमारी जठर ग्रंथि। ये ग्रंथि कहाँ होती है? पेट की दीवारों में मौजूद होती है। इसे गैस्ट्रिक ग्रंथि भी कहते हैं। ये ग्रंथि जठर रस बनाती है जिसमें पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन जैसे एंजाइम पाए जाते हैं जो अन्न को पचाने में मदद करते हैं। लाइपेज वसा का पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचक है। रेनिन दूध के कैसिनोजेन का पाचन करता है। नेक्स्ट ग्रंथि है दोस्तों श्लेष्म ग्रंथि। इसे म्यूसिपेरस ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि चिपचिपा द्रव्य यानी म्यूकस का निर्माण करती है, मतलब स्राव करती है, और इसका कार्य है त्वचा को नम रखता है, शरीर में तरल पदार्थ को बनाए रखने में भी मदद करती है। नेक्स्ट है हमारी स्वेट ग्लैंड, श्वेत ग्रंथि। इसे पसीने की ग्रंथि भी कहते हैं और ये पसीने का निर्माण करती है। 20 लाख से 40 लाख पसीने की ग्रंथि पाई जाती है। तलवे, हथेली, मस्तक, गाल और काख में ये ग्रंथि अधिक संख्या में होती है दोस्तों, इसलिए इन जगहों पर ज़्यादा पसीना आता है। पसीने में 99% पानी, थोड़ी मात्रा में नमक, प्रोटीन और यूरिया होता है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है यकृत ग्रंथि। ये हमारी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और सेकंड क्षतिग्रस्त अंगों को स्वयं ठीक करती है। अगर यकृत जैसा हमारा लीवर कट जाए, पिट जाए, जो भी हो जाए या उसको क्षति पहुंच जाए तो वो अपने अंग को स्वयं ठीक करती है। इसमें से 2 प्रोटीन निकलते हैं, फाइब्रिनोजेन, ये रक्त का थक्का जमाती है, और दूसरा है हिपेरिन जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकती है। देखो दोस्तों, जो फाइब्रिनोजेन होता है जो रक्त का थक्का जमाता है, सपोज दैट आपको चोट लग गई हो, आपका खून बह रहा है, अगर रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो बॉडी से सारा खून बह जाएगा, जो कि ठीक नहीं है।
तो ये जो हमारे यकृत द्वारा फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन निकाला जाता है, बनाया जाता है, ये क्या करता है, हमारे रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। दूसरा, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमना चाहिए क्योंकि वो ठीक नहीं है, इसलिए हिपेरिन नाम का प्रोटीन निकाला जाता है जो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमने नहीं देता है। फिर बिलीरुबिन का निर्माण भी होता है और इसका यूज़ क्या होता है, ये जो हमारा जो मल होता है उसके कलर को येलो रखता है। और लेकिन अगर हमारे ये ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन निकल रहा है तो जिसके कारण क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी, हमारे नाखून, हमारा पूरा शरीर, हमारे आइज़ येलो येलो हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको पीलिया हो गया है। नेक्स्ट, बिलीबर्डिंग का निर्माण होता है और इसका क्या कार्य होता है, जो हमारा पित्त होता है ये पित्त को हरा रंग देता है। तीसरा, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को ये क्या करता है, यूरिया में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट को फैट में परिवर्तित करता है और ज़्यादा फैट बढ़ जाता है तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जो किसका कारण बढ़ता है, हार्ट अटैक का। और सर्वाधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कहाँ पाई जाती है, लीवर में। जो लोग अधिक शराब और जहर का सेवन कर लेते हैं तो उससे हमारी जो कुफर सेल होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और ये कुफर सेल ही क्या करती है, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि इंसान क्या करता है, शराब पिया जा रहा है या किसी ने जहर खा लिया है तो वो लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुफर सेल क्या करेगी, इसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगी, जिसके कारण जो हमारी कुफर सेल है उसकी कुछ कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान ज़्यादा शराब पिए जा रहा है और ज़्यादा जहर का सेवन कर लिया है तो कुफर सेल भी कहाँ तक सहयोग करेगी, जिस कारण हमारा लीवर भी खराब हो जाता है। और दोस्तों यही कारण होता है कि जो व्यक्ति जहर खाकर मरता है और उसकी जांच करने के लिए कुफर सेल को चेक किया जाता है, अगर कुफर सेल की कुछ कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं तो समझ जाएगा इंसान कि मौत किससे हुई है, जहर खाने से हुई है। तो इसलिए डॉक्टर वगैरह जो व्यक्ति जहर खा के आया होता है उसकी कुफर सेल की जांच करते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण लीवर के मेसोडर्म पार्ट में होता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। आज की क्लास में हमने बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है, उनके टाइप के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। बाय गाइस, टेक केयर।